जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 मई फ्राइडे और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे एक एडिटोरियल से जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है, द मिडिल पावर टेस्ट। बहुत काफी टाइम के बाद संजय बारू ने एक आर्टिकल लिखा है। जी हाँ, संजय बारू वही जो कि फॉर्मर मीडिया एडवाइजर है जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, और उन्होंने किताब भी लिखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर मूवी भी बनी थी, आपको याद होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं बिकॉज अभी प्रधानमंत्री जी यूरोप के टूर पे गए थे तो बहुत प्रॉमिसिंग बातें सामने आ रही थी। बहुत सारे कॉलमनिस्ट हैं, सी राजा मोहन है, वो कह रहे थे कि भी बहुत प्रॉमिसिंग रिलेशन रह सकता है इंडिया यूरोप का। इनफैक्ट ऐसी बातें भी हमने डिस्कस करी थी कि अगर इंडिया जर्मनी के बीच या इंडिया फ्रांस के बीच अगर टाइज को, रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो वो आज है। तो ये सब बातें करेगी। लेकिन यहाँ पे संजय बारू क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे संजय बारू की बातें हम समझेंगे। मिडिल पावर टेस्ट की बात हो रही है। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो कि GS3 का आपका कंपोनेंट बन जाता है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है, सीज द ट्रेड मोमेंट। तो अभी यूक्रेन में क्राइसिस हो चाहे श्रीलंका की इकोनॉमी का क्राइसिस हो, इंडिया यहां पे कैसे फायदा उठा सकता है। दुख की बात है कि क्राइसिस कहीं पे भी हो, तो मतलब अगर श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वो भी मतलब हम उस बात का भी काफी अफसोस है, हम हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका की। यूक्रेन में भी लोग मारे जा रहे हैं तो वो उस बात का भी बहुत अफसोस है। लेकिन हर एक क्राइसिस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, तो थोड़ा प्रैग्मेटिज्म भी दिखाना बहुत जरूरी है। तो अपनी ट्रेड पॉलिसी को कैसे हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में एक आर्टिकल ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है, हम डिस्कस करेंगे GST को थोड़ा सिंपल और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, कोई भी कानून पास होता है, कोई भी पॉलिसी आती है, हर किसी में कुछ ना कुछ स्कोप रहता है कि चीज सुधारी जा सकती है, बेहतर की जा सकती है। तो ये हमने पहले भी GST को लेके कुछ टाइम पहले, कुछ कपल ऑफ मंथ्स बैक भी हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था कि GST की जो कॉम्प्लिकेशन है, मल्टीपल स्लैब्स हैं, कैसे उसको ईज किया जाता है। तो ये सब बातें हम करेंगे। बाकी दोस्तों, जैसे कि आपको आज बताया भी गया था मनमीत मैम ने वीडियो में कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन पॉपुलर डिमांड। आप सब ने लास्ट ईयर भी काफ़ी इस इनिशिएटिव को पसंद किया था, इस बार हम इस इनिशिएटिव को फिर लेके आ रहे हैं क्योंकि आपके प्रीलिम्स को टाइम बहुत कम रह चुका है, तो 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया है। तो जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो स्टैटिक रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो, तो 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे बिफोर प्रीलिम्स 2022। इसका शेड्यूल देखने के लिए वेबसाइट पे विजिट कर लेना और एक बार आप शेड्यूल देख लेना। चलिए, द मिडिल पावर टेस्ट। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इस एडिटोरियल में, यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन और मोदी जी जो हैं काफी एक दूसरे को लाइक प्यार के साथ एक हग कर रहे हैं। अब क्या ये जो दोस्ती है, क्या ये जो याराना है हमारा यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ, पहले यहाँ पे एक बात और समझ लें कि यूरोपियन यूनियन एक एंटिटी है, लेकिन ये भी हमको पता है कि फ्रांस और जर्मनी 2 मेजर पावर्स हैं यूरोप में जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज यही कंट्रीज रन करती हैं। लेकिन फ्रांस और जर्मनी उसके बावजूद भी पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ यूनानिमसली नहीं बोल सकती हैं। हाँ, आप अपने इंडिविजुअल रिश्ते जो हैं इंडिया फ्रांस के, इंडिया जर्मनी के, आप अपने इंडिविजुअली रिश्ते अपने सुधार सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन डजंट मीन कि शायद हमारा वो कॉन्सिक्वेंस या वो हमारा बेनिफिट जो बायलेटरल रिलेशन में वो इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशन में भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आज फ्रांस या जर्मनी हमको मिसाइल्स दे रहे हैं, तोपे बेच रहे हैं, कि चलो अभी अब वो चाहते हैं कि भाई हम कैसे मदद करें इंडिया की कि इंडिया डिफेंस इंडिजनाइजेशन में भी सक्षम रहे और कैसे इंडिया की डिपेंडेंसी अमेरिका पे, रशिया पे कम हो सके, तो चलो हम मदद करते हैं। बट डज दैट मीन कि अगर हमारे फ्रांस के साथ या हमारे जर्मनी के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं तो डज दैट मीन कि हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एम्बिशियसली साइन हो सकते हैं? दिशा में तो हम जा रहे हैं, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन क्या वो इक्वली बात वहां पे रेसिप्रोकेट हो पाएगी अगर हमारे फ्रांस के साथ रिश्ते अच्छे होते? तो इस बात को लेकर यहां पे बात करी गई है। अगर हम अपने भारत के और कॉन्टिनेंटल यूरोप के रिश्तों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तो जो हमारे रिश्ते थे यूरोप के साथ, दे वर शेप्ड बाय द कोल्ड वॉर। हुआ क्या था, देखिए ये तो सारी कॉलोनियल पावर्स ही हैं यूरोप में, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए यूरोप को अपना सबक सीखने को मिल गया था, ठीक है, यूरोप शांत हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देखते हैं कि अमेरिका का राइज आता है। नहीं तो किसी जमाने में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये कॉलोनियल पावर्स रह चुके थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक टेंडेंसी यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि वो स्विंग करते रहते हैं बिटवीन रशिया यानी कि फॉर्मर USSR एंड बिटवीन अमेरिका। हमारी नॉन लाइन मूवमेंट पॉलिसी थी, तो हम तो वैसे ही कहते थे हम किसी कैंप के साथ नहीं है, रिश्ते हम सबके साथ अच्छे बना के रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते भी कोल्ड वॉर के एरा में यूरोप के साथ ज्यादा डेवलप हुए थे, ठीक है। हमने भी अपने कॉलोनियल पास्ट को छोड़ के आगे यूरोप के साथ अपने रिश्ते बढ़ाए थे। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे करी गई है कि जब प्रधानमंत्री नेहरू जी फ्रांस के प्रेसिडेंट, उस टाइम पे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे 1960 में, चार्ल्स डे गॉल, उनको जब मिले थे तो चार्ल्स डे गॉल ने ये कहा था कि भाई स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया जो है ना, ये बहुत एसेंशियल है फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, फॉर अमन शांति इन साउथ एशिया।
तो ये तो आज भी बात लागू होती है। देखिए आज भी साउथ एशिया में बहुत, देखिए अब कितना एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में हम रहते हैं। उसी तरह से अगर हम, तो ये मतलब एक स्पिरिट की बात आ रही है, ये एक एटीट्यूड की बात आ रही है जो कि यूरोपियन देशों का टुवर्ड्स इंडिया रहा था, ठीक है, प्यार रहा था कह लीजिए, अफेक्शन रहा था, जो भी आप कह लीजिए, या उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट थे, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी थी कि वो इंडिया के टुवर्ड्स ऐसा एक रवैया दिखा रहे थे, व्हाटएवर इट माइट बी। लेकिन हमारे रिश्ते, सेंट्रल बात यह है कि दे हैव बीन शेप्ड बाय द कोल्ड वॉर। उसी तरह से जर्मनी की अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखिए जर्मनी को भी अपना सबक मिला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, चलो जर्मनी डिवाइड भी हो गया था ईस्ट एंड वेस्ट में। अब जर्मनी के जो चांसलर थे, चलो जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी ने भी बहुत मदद करी, फंड करी, जर्मनी ने फंड किया कि कैसे हम जो अपने, हमारी इतनी फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, IITs हैं, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, R&D को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी ने भी बहुत फंडिंग करी। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद, जब से हम आज़ाद हुए, तब से कहीं ना कहीं हमारा जो रिश्ता है फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ अच्छा रहा है। अब यहां पे मिडिल पावर्स की बात आती है, तो ये फ्रांस, जर्मनी, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या जापान ये भी मिडिल पावर्स हैं। मिडिल पावर्स माने कि देखिए अब हम हार्ड पावर्स तो नहीं कह सकते अपने आप को, हम अब इंडिया कैन नॉट कॉल इट सेल्फ अ हार्ड पावर लाइक USSR वाज और लाइक USA इज, बट मिडिल पावर्स वो जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी हेजेमनी नहीं है ग्लोबल अफेयर्स में, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में रखते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द मिडिल पावर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा, राइट। नाउ as the middle powers, countries like these 3 countries, they should seek policy space for themselves। अब देखिए अब समा ये है यूक्रेन के क्राइसिस के चलते, अब देखिए बार बार हम कहते हैं ना कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है इतना डिपेंडेंट क्यों है अमेरिका के ऊपर, और कहीं ना कहीं अब हमारे ऊपर भी बात आती है कि भी हम अभी भी इतने डिपेंडेंट क्यों हैं, कभी रशिया के साथ, कभी अमेरिका के साथ हम स्टैंड नहीं ले पाते हैं, असर्टिवनेस नहीं दिखा पाते हैं, चाहे रशिया जितना मर्जी बुरा काम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है, बिकॉज हम बहुत सारा एमिनेशन इंपोर्ट करते हैं रशिया से भी, USA से भी। तो अब ये जो देश है फ्रांस और जर्मनी, ये भी मिडिल पावर्स हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर भी है, USA के ऊपर भी है, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बेशक वो डेवलप्ड है हमसे काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस वाली बात तो यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज अगेन जैसे आपको पता है, मैं बार बार कहता भी रहता हूँ कि गैस जो है यूरोप में वो रशिया से आती है, और क्योंकि नेटो का जो हेड है वो तो अमेरिका ही है, तो इस करके फ्रांस और जर्मनी को अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे बनाने पड़ते हैं। तो मौका है कि कैसे ये जो तीनों मिडिल पावर्स हैं ये अब इस हेजेमनी को तोड़ सकती हैं, ठीक है, ये जो हेजेमनी है USA की, रशिया की और इवन चाइना की, इस आर्टिकल में चाइना की भी बात करी गई है, तो एक तो चलो बायपोलर की बात आती है, यहाँ पे ट्राइपोलरिटी की बात करी गई है ना। शेयर्ड कंसर्न्स की बात करें, जितना यूरोपियन यूनियन को कंसर्न है कि जो यूक्रेन में हो रहा है, उतना इंडिया को भी कंसर्न है कि भाई चाइना जो अग्रेशन एशिया में दिखा रहा है, ठीक है। अब कल को इस बात की भी चिंता है कि कल को चाइना, जैसे आज रशिया यूक्रेन में कर रहा है, तो कल को चाइना ऐसा ताइवान में करे, वियतनाम में करे, हांगकांग पे करे, ठीक है, तो इस बात का हमको भी वरी है, चाइना के साथ हमारे भी अपने कंसर्न्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। तो सवाल ये आता है कि ये जो शेयर्ड कंसर्न्स हैं, कि चलो हमको भी चिंता है एशिया की, यूरोप को चिंता है यूरोप की, तो ये जो शेयर्ड कंसर्न्स हैं, क्या ये बेसिस बन सकते हैं एक नए इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिश्ते के लिए? अब हम देखो किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, बार बार मैं बात कर देता हूं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करते हैं, हमने किसी को खुश नहीं करना, ना रशिया को, ना जर्मनी को, ना फ्रांस को, ना अमेरिका को, ठीक है भाई, हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने हैं, हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है, रिश्ते चलो बना के हम सबके साथ रख रहे हैं, वो एक बात है, लेकिन हम किसी के साथ बिगाड़ेंगे नहीं जस्ट बिकॉज कि भाई अमेरिका को वो पसंद नहीं है या रशिया को कोई और देश पसंद नहीं है, हम सीख करते रहेंगे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। अब जो एजेंडा है जो बायलैटरल मीटिंग्स पे होता है इंडिया फ्रांस या इंडिया जर्मनी में, अगर इंडिया फ्रांस की बायलैटरल मीटिंग की बात करें या इंडिया जर्मनी की बायलैटरल मीट की बात करें, अब वो एजेंडा बहुत डिफरेंट एजेंडा वहां पे डिस्कस किया जाता है एज कंपेयर टू द एजेंडा डिस्कस बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ये उस वक्त मतलब हैविंग सेड दैट, ये बात कहते हैं, हमको ये भी बात समझनी जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन के जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज करना, लीड करना काफी हद तक जर्मनी और फ्रांस के हाथ में होता है, बट नेवरदलेस एक डिस्टिंक्शन आ जाता है कि जब आप बायलैटरली एंगेज कर रहे हैं और जब आप एक एंटिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल यूरोपियन नेशंस, जर्मनी और फ्रांस की बात करें, दे फोकस ऑन देयर ओन स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट, करना भी चाहिए, हम भी करेंगे तो आप भी करो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, प्रैग्मेटिज्म होना फॉरेन पॉलिसी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक देश को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट परस्यू करने चाहिए। तो अगर आज हमारी स्ट्रेंथ हमारा एग्रीकल्चर है तो हम उसको एक्सपोर्ट देने में बढ़ावा देंगे, अगर जर्मनी या फ्रांस की स्ट्रेंथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग है या डिफेंस इक्विपमेंट है तो उसको बढ़ावा देंगे, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन क्या जो यूरोपियन यूनियन के लिए अच्छा है, क्या वो पेरिस के लिए या बर्लिन के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। अब देखिए ये बात समझनी जरूरी है कि
अगर हमारे इंडिविजुअल रिलेशंस फ्रांस के साथ या जर्मनी के साथ अच्छे हैं, दैट डज नॉट मीन कि हमारी जो डील्स होंगी, अगर हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होगा यूरोपियन यूनियन के साथ, वो भी उतना अच्छा होगा या उतनी जल्दी से साइन होगा एज कंपेयर टू जैसे हमारे बायलैटरल रिलेशंस है फ्रांस और जर्मनी के साथ। नाउ इंडिया मे हैव मेनी डिफेंस डील्स फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लेकिन फिर भी जो बटन है, ठीक है, फिर भी जो रिमोट कंट्रोल है वो यूरोपियन यूनियन के हाथ में रहता है, जहां तक बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आती है। ठीक है, सो फ्रांस माइट सेल एज मेनी रफाल जेट्स एज इट वांट्स टू इन द नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि 2018 में इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी गई थी। लेकिन फ्रांस या जर्मनी ऑल्सो दे कैन नॉट ऑफर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डील, वो तो यूरोपियन यूनियन को ही करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे, ब्रसेल्स में है। तो ये बात समझनी यहां पे जरूरी है। नाउ विलिंगनेस ऑफ यूरोपियन यूनियन टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, देखिए अब यहां पे यूरोपियन यूनियन और G7 नाउ दे माइट से दैट लुक, अब हमको सबक मिल गया है, हम अपनी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर तो कम करना चाहते हैं, चाइना के ऊपर भी कम करना चाहते हैं, कि ज्यादा फर्क नहीं है। तो कल को यूरोपियन यूनियन देश कहते हैं, हम कोरोना वायरस के बाद भी देखिए कितना वो हंगामा मचा था कि जी हम चाइना के साथ ट्रेड कम करेंगे, चाइना के साथ डिपेंडेंसी कम बनाएंगे, कहने की बात है, लेकिन अभी भी सब देशों की जो ट्रेड डेफिसिट्स की बात करें, चाइना से हर कोई देश बहुत कुछ इंपोर्ट करता रहता है। लेकिन चलो बात कहने के लिए अच्छी होती है, तो जैसे हम कहते हैं, तो यूरोपियन यूनियन कहते हैं कि जी हम अपना जो रिस्क है ट्रेड का वो चाइना के साथ थोड़ा कम करना चाहते हैं। लेकिन कितना इस बात पे वो खड़े उतरेंगे, कितना वो इस बात पे खड़े उतर के ये दिखाना चाहेंगे कि हम इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को भी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं बाय डूइंग लेस ट्रेड विद चाइना। ठीक है, देखिए अब जैसे यूरोप को चिंता है रशिया के बारे, यूक्रेन के बारे, उस तरह से इंडिया को भी चिंता है चाइना के बारे, लेकिन इट इज स्टिल नॉट क्लियर कि ये दोनों अपनी दोस्ती कैसे एक दूसरे के साथ दिखा सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए कर क्या सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस समझिए, देखिए ओपिनियंस हैं, लोगों के अपने ओपिनियंस हैं। कुछ दिन पहले जो हमने एडिटोरियल्स डिस्कस करे थे, वहां पे इंडिया यूरोपियन यूनियन या इंडिया जर्मनी या इंडिया फ्रांस के एक सुनहरे रिश्ते के बारे में बात करी जा रही थी कि आगे आने वाले फ्यूचर में कितने उनके रिलेशन स्ट्रेंथन हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, एंड द फ्यूचर लाइज इन इंडिया यूके टाइज, इंडिया EU टाइज, इंडिया फ्रांस टाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज थोड़े डिफरेंट व्यूज डिस्कस करे गए हैं। ठीक है, तो ये व्यूज हमको क्या करते हैं, बैलेंस थोड़ा प्रोवाइड करते हैं हमारे कंटेंट में। ठीक है, तो ये थोड़ी वैल्यूडेशन मिल जाती है हमको, थोड़े डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं, थोड़ी वैल्यूडेशन मिल जाती है। ठीक है, नाउ फॉर इंडिया पार्ट इट इज नॉट क्लियर कि एट द मोमेंट हाउ मच एंड व्हाट इट कैन यूनिलैटरली ऑफर यूरोप बियॉन्ड द प्रॉमिस। अब इंडिया भी कितना कमिट कर सकता है यूरोप को। चलो हम ये कह सकते हैं कि भी हम, ठीक है, आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता, डिफेंस इंडिजनाइजेशन की बात करें कि आने वाले समय में रशिया से हम कम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा और कंक्रीट क्या आप चीज दिखा सकते हैं जिससे आपकी दोस्ती जो है वो और गहरी हो सके। व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड। अब ये जो मिडिल पावर्स हैं, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, नाउ दे हैव टू वर्क टुगेदर। अब ये मौका है, देखिए अब ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत समय से। अब देखिए मतलब सीधा सा मैसेज यहाँ पे आता है, इनफ इज इनफ। ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत लाड प्यार में रह लिया, कभी यूरोप जो है वो अमेरिका का लाड प्यार ले रहा है, कभी रशिया का लाड प्यार ले रहा है, अब बहुत समय हो गया, नाउ यू हैव टू बी सीरियस। अब यूरोप को अपने अफेयर्स, यूरोप को अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फ्रांस में फिर से इमैनुअल मैक्रोन फिर से रीइलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जर्मनी में भी नए चांसलर आए हैं, तो उनको इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कैसे अब समय है कि कैसे अब हम ज्यादा लापरवाही ना दिखाएं और कैसे हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, और माइंड यू कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी इन तीनों देश के ऊपर आज भी बहुत है। ठीक है, नाउ अब many in the media now they have said कि wow it's a good thing कि जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज, उन्होंने इनवाइट करा मोदी जी को at the G7 summit in Germany, बट देन यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात होगी, यहाँ पे इंडिया के साथ इंडोनेशिया को भी बुलाया, सेनेगल को भी बुलाया और 4 और देशों को बुलाया है। ठीक है, और यहाँ पे ये बात भी कही जा रही है अंत में कि कोई नई बात नहीं है कि G7 समिट में इनविटेशन आया है भारत के प्रधानमंत्री को। ये तो प्रथा 2003 से चलते आ रही है, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट PM टू बी इनवाइटेड एट G7। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये कुछ ज्यादा चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं कि इंडिया, देखिए व्यूज हैं, संजय बारू के अपने व्यूज है जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि डजंट गारंटी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते या इंडिया जर्मनी के रिश्ते और स्ट्रेंथन हो सकते हैं जस्ट बिकॉज कि ओलाफ स्कॉल्ज ने G7 समिट में मोदी जी को बुलाया है। ठीक है, सो वी हैव टू सी मच मोर बियॉन्ड दैट, कंक्रीट क्या आ रहा है वो चीज देखने की जरूरत है इस रिश्ते में से। चलिए तो दोस्तों बाकी का आपको इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, बिकॉज देखिए प्रीलिम्स को टाइम कम रह चुका है, तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ अपना प्रीलिम्स की रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स आपने बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं से आप आई एम श्योर कोई ना कोई मॉक टेस्ट सीरीज भी ले रहे होंगे। अगर आप स्लीपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्लीपी क्लासेस की मॉक टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, या अगर आप कोई हमारा क्रैश कोर्स अवेल करना चाहते हैं, GS का क्रैश कोर्स हो, चाहे करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हो, ठीक है, CSAT की टेस्ट सीरीज हो, तो इन सब कोर्सेज पे हमारा फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, इसमें आपने कोड क्या यूज करना है, OFF50, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप नंबर पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, असिस्टेंस आपको पूरी मिली जाएगी। चलिए अगला, सीज द ट्रेड मोमेंट।
चलो यहाँ पे देखिए, अब बात करी जा रही, देखिए बहुत एक खुशी की बात थी कि हमने $400 बिलियन से ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है, वो फिगर है, वो अचीव करा है। ठीक है, अब पिछले एक साल में जब देखिए पैंडेमिक कितने, अब देखिए 2-3 वेव्स आ चुके थे, पैंडेमिक के टाइम पे ग्लोबली हमने कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत देखा, लेकिन इंडिया का जो रिकॉर्ड था, एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड था, वो काफ़ी अच्छा रहा था। ठीक है, सो हमने जहाँ पे रिकॉर्ड गुड, अगर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स की बात करें, ठीक है, तो रिकॉर्ड हमारा रहा $419 बिलियन का, और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $250 बिलियन का, तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो अभी भी देखिए जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3% इन दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर अराउंड अबाउट 3.5%। तो ये WTO का जो फोरकास्ट आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि देखिए अब एक तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो रही है, अब चलो सारे देश अब खोल रहे हैं, बॉर्डर्स खोल रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ट्रैवल होना शुरू होगा, लेकिन उसके बाद भी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के चलते एक और मेजर क्राइसिस चल रहा है, वो यूक्रेन में चल रहा है। तो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, टर्बुलेंस है, एंड कपल्ड along with the prolonged सप्लाई चेन इशूज। तो वो सप्लाई चेन जो इशूज हैं, ये जो पिछले 2 साल से चलते आ रहे हैं कि डिमांड है, पहली बात तो चलो कई इकोनॉमीज में डिमांड पिकअप नहीं कर रही है, लेकिन कई जगह जहाँ पे डिमांड पिकअप कर रही है वहाँ पे सप्लाई साइड इशूज आ रहे हैं। तो अब ये सप्लाई डिमांड मिसमैच भी है, तो इस सब चीज़ को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, और कैसे इंडिया को यहाँ पे मौका मिल सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज और प्रोएक्टिव एक्शन इंडिया को यहाँ पे लेना पड़ेगा अमिट्स दीज इशूज, अमिट्स दीज क्राइसिस व्हिच इज बीइंग गोइंग ऑन। तो यहाँ पे 2 क्राइसिस की अगर हम बात करें, एक यूक्रेन का और एक श्रीलंका का। ठीक है, देखिए अब यूक्रेन में, रशिया में देखिए वीट बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में टी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इनफैक्ट श्रीलंका में जितनी टी प्रोड्यूस की जाती है, उसमें से 98% जो टी है वो एक्सपोर्ट करी जाती है। तो टी तो यहाँ पे भी बहुत बनती है, चलो चाय पीने वाले यहाँ पे भी बहुत हैं, चाय एक्सपोर्ट करने वाले भी यहाँ पे बहुत हैं। ठीक है, नाउ द वैक्यूम विच इज क्रिएटेड बाय द लिमिटेड प्रेजेंस इन द ग्लोबल ट्रेड विल ओपन अप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। तो वीट की हम बात करें, देखिए बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, वहां से इंपोर्ट करते हैं वीट को। इनफैक्ट एज मेनी एज 25 अफ्रीकन कंट्रीज दे इंपोर्ट मोर देन 33% ऑफ देयर वीट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। तो देखिए हमारे पास तो वीट की कितनी प्रोडक्शन होती है, बंपर प्रोडक्शन हर साल में होती है। ठीक है, कितना सारा अनाज है जो कि सड़ रहा होता है, रॉट कर रहा होता है, किसी के काम नहीं आता, और इतने सारे लोग हमारे यहाँ पे फिर भी मारे जाते हैं, भूखे मारे जाते हैं। तो अब ये जो वीट इतने एक्सेस में हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव मार्केट हमको मिल गई है। चलो ईरान में, इराक में तो हम वीट एक्सपोर्ट करते हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसी तरह से श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका एक मेजर प्लेयर है इन द ग्लोबल टी मार्केट और प्रोड्यूस करता है अराउंड 300 मिलियन केजी एनुअली। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 900 मिलियन केजी। तो हम भी इस चीज का मौका उठा सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में भी क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, श्रीलंका में बहुत ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो इस बात का फायदा हम उठा सकते हैं। एट द सेम टाइम मतलब आवर हार्ट गोज आउट टू श्रीलंका एज वेल एज टू यूक्रेन, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको कैपिटलाइज करना एक प्रैग्मेटिक बात है, प्रैक्टिकल बात है। फिर टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, उसी तरह से श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है लगभग $5-6 बिलियन वर्थ ऑफ गारमेंट्स। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे पावर कट्स वहां पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते। ठीक है, वहां पे अभी इतनी बिजली नहीं है, इतना ज़्यादा काम टेक्सटाइल्स में भी नहीं हो पा रहा। अब अगर आप ज़ारा के स्टोर में जाते हैं या H&M के स्टोर में जाते हैं, ठीक है, आप बहुत सारे आप वहाँ पे कपड़े देखेंगे, टी शर्ट, शर्ट्स वगैरह देखेंगे, वहाँ पे लिखा होता है कि भी मेड इन श्रीलंका, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम। मेड इन इंडिया बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हालांकि इंडिया में लोग हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में ज़ारा जैसे बहुत पॉपुलर ब्रांड्स में जाके वो शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम कपड़े भी मेड इन इंडिया अगर बना सकें, ठीक है, अब ये मौका है। अब देखिए बहुत सारे जो एशियन एक्सपोर्टर्स हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, जो कि कपड़े बनाते हैं, ठीक है, नाउ दे आर लैकिंग द कैपेसिटी टू फिल द वॉइड बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इशूज। चाइनीज फैक्ट्री जो है दे आर लॉक्ड अप ड्यू टू कोविड सर्च। तो चाइना में फिर से कोविड का वेव आ चुका है, चाइना में फिर से कोविड की प्रॉब्लम चल रही है। तो अगेन मौका है इंडिया के लिए, है ना। देखिए अब मौके आते रहते हैं, ठीक है, वो नॉक करते रहते हैं, लेकिन अब ग्रैब तो आपने ही करना है ना। ठीक है, मौका बता के तो नहीं आएगा कि जी मैं आ गया हूं, अब आप मेरे को ग्रैब करिए। वो तो हम अपनी समझदारी से मौका ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इतनी एम्बिशियस टारगेट, हम इतनी एम्बिशियस बातें अगर कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है हमने, इतनी अगर हमने प्रोग्रेस करनी है, हमने विश्व गुरु बनना है, तो ये मौके हैं जिसका हम अभी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो देखिए जो डिस्प्यूट्स रहते हैं हमारे डिफरेंट नेशंस के साथ WTO पे, तो अगर वो नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें, अच्छा अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है। तो अच्छा आपने कल भी कमेंट किया था, वो कमेंट सेक्शन का रिप्लाई मैं अभी जरूर करूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, थोड़ा कल बिजी था, इस करके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड आप सबके कमेंट का, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करता होता हूँ। एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, वो ये है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्रोवाइडेड, कि ये सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स ये क्या होती हैं, आपने 2-3 सेंटेंसेस में कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो ये जो आपके सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जो मेजर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, टी बोर्ड जो है, जो टी बोर्ड्स हैं इंडिया में, दे आर वांटिंग ग्रेटर रोल, दे आर वांटिंग मोर ऑटोनॉमी। ठीक है, अब अगर हम टी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, टी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत क्विकली इंप्लीमेंट करें द प्रपोज टी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद इंडिया मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ बिगर ट्रेड पैक्ट। तो चलो, अब हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो हम काफी एम्बिशियस ट्रेड पैक्ट साइन कर रहे हैं। अभी पीछे यूएई के साथ किया था, अभी एक्टा हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ भी बातचीत चल रही है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, इजराइल के साथ, तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ। तो ये अच्छी बात है, और उतना ही फायदा हमारा होगा, उतनी हम अपने एक्सपोर्ट्स और बढ़ा पाएंगे, उतनी हमको मार्केट्स मिलेंगी जहां पे हम ज्यादा पेनिट्रेशन अपने प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टैरिफ रेट्स जो है फॉर इंटरमीडिएट इनपुट्स, जो कि यूटिलाइज की जाती है टू मेक द फिनिश गुड्स, अब जो टैरिफ रेट्स अगर उसको हम कम कर दें, जीरो कर दें, तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम इंडिया में बन सकता है, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लोकेशन इंडिया बन सकती है जहां पे असेंबली लाइंस बन सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटीज हैं वो स्केल अप हो सकती है, असेंबली एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो बहुत जरूरी है, जहां पे हम इनेबलिंग इकोसिस्टम की बात कर ही रहे हैं, तो हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जो कि लेबर इंटेंसिव प्रोसेसेस को इंकरेज करे। चलिए, तो आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा मेक जीएसटी गुड एंड सिंपल। देखिए, अब जीएसटी बहुत एम्बिशियस एक रिफॉर्म था, ठीक है, इसको हम बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। कई सालों से, इतने सालों से, देखिए 20-25 सालों से हम जीएसटी की बात करी जा रहे थे, पार्लियामेंट में कितनी डिबेट्स हुई जीएसटी को लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से बात शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम वन नेशन वन टैक्स के टुवर्ड्स हमने मूव किया 2017 में। तो इसमें देखिए यूनानिमस था, कंसेंसस था, यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूटीज का, कि अपनी वो जो लोकल या जो स्टेट टैक्सेशन पावर्स है, म्युनिसिपल टैक्सेशन पावर्स है, कैसे उसको गिव अप करके एक वन नेशन वन टैक्स के टुवर्ड्स हम चल सकते हैं। अब कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी पॉलिसी हो, ठीक है, तो जीएसटी इज वन ऑफ दैट। कुछ ना कुछ बैड फीचर्स उसमें आ जाते हैं, डजंट मीन कि वो सुधारी नहीं जा सकती, वो बिल्कुल सुधारी जा सकती है। पर्पस क्या था जीएसटी का, कि भाई सिंप्लीफाई करना है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को, ठीक है, कि ये जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हैं, कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ये सब प्रोसेस जो है बहुत सिंपल हो सके, कंज्यूमर को बेनिफिट हो सके। अब हम देख भी रहे हैं क्या कंज्यूमर को वाकई में बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए, अब हम जीएसटी के कलेक्शंस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी अप्रैल की अगर हम बात करें तो 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन हमने अभी न्यूज़पेपर में फिगर पढ़ा था। लेकिन जीएसटी में सुधार फिर भी किए जा सकते हैं। इनडायरेक्ट कलेक्शन बढ़ रही है। चलो, पैंडेमिक के टाइम पे भी हमने देखा कि जीएसटी के जो फिगर्स थे, जो रेवेन्यूज थे, काफी इंकरेजिंग थे। लेकिन नेवरदलेस एक सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग जो स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी में रही है वो है मल्टीपल स्लैब्स, मल्टीपल रेट्स। ठीक है, अब जो उस टाइम पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने ये कहा था कि जो टैक्स रेट है जीएसटी में आप 15 से 15.5% में रखिए, ज्यादा मल्टीपल स्लैब्स का कोई फायदा नहीं है। और ये बात तब भी करी गई थी। काफी देखिए व्यूज है, देखिए हर कोई इकोनॉमिस्ट अपने अपने व्यूज प्रकट कर सकता है, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, हेल्थ पॉलिसी हो, हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। तो वहां पे ये बात करी गई थी पहले कि भाई एक सिंगल रेट रहे इन द मीडियम टर्म तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन जीएसटी स्ट्रक्चर जो फाइनली अडॉप्ट करा गया था उसमें देखिए कितने सारे स्लैब्स हैं, 5% का है, 12%, 18%, 28% और 0% का भी है। लेकिन 75% से ज्यादा जो रेवेन्यूज हैं वो इन दोनों स्लैब्स में से 12 और 18% स्लैब्स में से ही आ रहा है। ठीक है, नाउ अब रैशनल क्या है फॉर अ सिंगल रेट स्ट्रक्चर। देखिए, जो रीजंस थे फॉर अडॉप्टिंग अ सिंगल रेट स्ट्रक्चर बहुत सारे देशों में, इसके जो टैक्स सिस्टम है वो सिंपल हो सके, कंज्यूमर सेंटरिंग हो सके, ठीक है, कंज्यूमर्स को भी ज्यादा कॉस्ट ना बियर करनी पड़े, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो ज्यादा टैक्स कंज्यूमर्स को कैरी फॉरवर्ड ना करें, उनको ट्रांसफर ना करें, ठीक है, ज्यादा लिटिगेशंस ना हो, ज्यादा डिस्प्यूट्स ना हो। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो आइटम जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स हैं, रेलवे वैगन्स हैं या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अब इनमें ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स लगता होता है। नाउ दैट द मेन रीजन फॉर द रेट इज द डिफरेंशिएशन, द मेन रीजन ऑफ रेट डिफरेंशिएशन इज इक्विटी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इक्विटी की भी बात करते हैं, देखिए अब यहां पे आर्ग्यू किया जाता है कि भाई कि जो 5% स्लैब में है या जो 12% स्लैब में है वो चीज़ें हैं जो कि मिडिल मैन को, आम आदमी को ज़्यादा महंगी ना पड़े इस चीज़ करके। वो जो चीज़ें हैं जो कि मास कंजम्पशन में यूज़ की जाती हैं, अब मास कंजम्पशन में गरीब लोग भी लेते हैं, अमीर भी लेते हैं, ठीक है, कि कैसे वो लोग अफोर्ड कर सके, ज़्यादा उनको टैक्स ना देना पड़े। लेकिन ये यहां पे इस आर्टिकल में आर्गुमेंट आया कि ये बहुत इनएफिशिएंट वे है ऑफ टारगेटिंग बेनिफिट्स फॉर द पुअर। अब ये पाया गया है कि चलो आपने जो रेट स्ट्रक्चर है, जो आपने लोअर परसेंटेज में जो स्लैब्स रखे हैं, 5% की बात करें या 12% की भी बात करें, इसको मद्देनजर आपने रखे थे कि गरीबों को नुकसान ना हो, गरीबों को ज्यादा पैसा ना देने पड़े। लेकिन हो क्या रहा है, इन एब्सोल्यूट टर्म जो कंजम्पशन है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की, दैट इज कंज्यूम बाय मोर बाय द रिच। तो इस करके जो रैशनल है मल्टीपल स्लैब्स रखने का, वो यहां पे काम नहीं आ रहा है। इंस्टेड अगर सिंगल रेट स्ट्रक्चर रखेंगे तो वो ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा।
ना अब जैसे हम स्लैब रेट्स की बात करें, देखिए 5% में क्या चीज़ें आती हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स आ गए, आपके मसाले आ गए, फर्टिलाइजर आ गए, प्लास्टिक वेस्ट आ गए, ठीक है। अब उस तरह से पॉपुलर सर्विसेज हैं, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, टेक अवे फूड, रेस्टोरेंट, ठीक है। तो आप जैसे जोमेटो वगैरह करते हैं, स्विगी करते हैं, तो उस पर 5% स्लैब आ जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग की बात करें, ये मास कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं। लेकिन 28% में जो लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है, जैसे आप सिनेमा जा रहे हैं, ठीक है, आप या किसी 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, ये पॉपुलर सर्विसेज जो है 28% स्लैब में आ जाती हैं। उस तरह से 12% स्लैब में आपकी ये प्रोडक्ट्स हैं, घी, नट्स, फ्रूट्स, पाउचेस, पर्सेज एंड हैंड बैग्स। तो अब माना ये जाता है कि ये जो 5% और 12% वाला स्लैब है, यहाँ पे जो लोग जो कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, वो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में से आते हैं। लेकिन अब अगेन जो अब फाइंडिंग्स आई हैं, जो आर्टिकल में बता रहे हैं जो कॉलमनिस्ट, कि मोस्टली जो कंजम्पशन की जा रही है वो गरीब नहीं बट अमीर लोग कर रहे हैं। तो जो रैशनल है इतने सारे स्लैब्स रखने का, वो कहीं काम नहीं आ रहा। तो इससे बेटर ये है, इस आर्टिकल में या अगर हम बात करें, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी जो अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा था कि अगर एक ही रेट हो, चलो 16% का कर लो तो भी ठीक है, ठीक है, तो भी कुछ ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब जो हमारी इकोनॉमी है वो रिकवरी मोड में है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात करें, डिमांड चलो थोड़ी थोड़ी करके बिल्डअप होनी शुरू हो रही है। जीएसटी रेवेन्यूज की बात करें, दैट इज शोइंग हाई बॉयंसी एज वेल। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो रहा है, 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन अप्रैल 2022 में हुआ है, ठीक है ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हियर टू नोट इज दैट कि जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, दैट हैज नॉट कम अबाउट ओनली ड्यू टू द इकोनॉमिक रिकवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन सीम्स टू बी दैट एट लास्ट the GSTN, ठीक है, the GSTN network has been able to stabilize the technology platform, ठीक है। जो मैंडेट था GSTN के चलते, GST के चलते कि भी ई इनवॉइस इशू किए जाएंगे फॉर ऑल द बिजनेसेस अबव ₹100 करोड़। नाउ इससे बेटर इनवॉइस मैचिंग हुई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ठीक है। नाउ देयर इज अ मच एफिशिएंट डिटेक्शन ऑफ फेक इनवॉइसेस, ठीक है, जो कि पहले क्लेम करते थे अपना ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटीएन के नेटवर्क को यहाँ पे, जीएसटीएन के सिस्टम को यहाँ पे बहुत यहाँ पे प्रेस करा गया है। और यहाँ पे एक सजेशन भी दिया गया है कि विद टाइम टू कम जो जीएसटीएन है ना, दैट शुड बी एबल टू इन्फोर्स ई इनवॉइस। अभी तो देखिए 100 करोड़ से ऊपर की बात करी गई थी ना, लेकिन जो बिजनेसेस अबव ₹10 करोड़ भी हैं, उनको भी अगर जीएसटीएन के एम्बिट में ले आए तो बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो जीएसटी काउंसिल जो है, दिस इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव रेट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इट हैज बीन वाइडली रिपोर्टेड, अब एक कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है। जो कमेटी है, जो जीएसटी काउंसिल ने कमेटी बिठाई थी, विच इज अ 7-member मिनिस्ट्रियल पैनल विच इज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो उस कमेटी की जो मीटिंग के हिसाब से यहाँ पे एक सजेशन आया था कि जो लोअर टैक्स रेट है, जो कि अभी 5% है, जो स्लैब रेट है, जो जहाँ पे 4 तरह के जो स्लैब्स बनाए गए हैं, तो अभी 5% लोअर में आता है, उसको 5 की जगह बढ़ा के 8% कर दो। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात करी गई है। एंड मूविंग सम एसेंशियल आइटम्स फ्रॉम 5% कैटेगरी टू दी 3% स्लैब। देखिए यहां पे बात ये करी गई है, देख आइडली इट वुड बी वेरी डिजायरेबल टू हैव अ सिंगल रेट ऑफ टैक्स बिसाइड्स एग्जेम्पशंस ऑन अनप्रोसेस्ड फूड आइटम्स, ठीक है। तो ये अवॉइड करेगा नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम मल्टीपल टैक्स रेट, बट ऑल्सो दिस विल पुट एन एंड टू द लॉबिंग विच इज डन बाय द मैन्युफैक्चरर्स विद द मिनिस्टर्स, विद द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स कि भाई जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोअर टैक्स कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। तो लॉबिंग भी चलती है, हालांकि लॉबिंग इंडिया में लीगल नहीं है, चलो अमेरिका में लीगल है, लेकिन अब लॉबिंग चलती है। हर कोई कहता है कि जी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सिगरेट कंपनीज हैं, वो बहुत इस बात के लिए लॉबी करती है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उसको कम उसमें टैक्स स्लैब में डाल दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम सिंगल एक रेट स्ट्रक्चर रखेंगे, लेट्स से 16%, तो ये सब भी नहीं होगा। जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको लॉबी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी पार्शियलिटी बनी रहेगी। तो ये सजेशन यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो जाने से पहले यूपीएससी का PYQ, उसका सही आंसर क्या आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ इन द मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, इनमें से कौन से वो देश हैं जो कि पार्टिसिपेंट या पार्टिसिपेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये 5 देशों का नाम यहाँ पे लिखा गया है, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। इसमें से क्या सही आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। Now, question framed from the editorial. तो France, India and Germany can combine their strength and stability to ensure peace and tranquility in the respective neighborhoods. क्या आप इस बात से सहमत हैं? 250 शब्दों में बताइए। और how can India boost its trade potential in wake of the geopolitical tensions in Europe and economic crisis in the subcontinent? इसको आप 200 शब्दों में आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।